हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? कैसा चल रहा है सब कुछ? आप लोग सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, आई होप सो। और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। आज हम एक स्पेशल चीज़ की शुरुआत करेंगे, एक स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करेंगे जिसको कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेरे दिल के बहुत करीब है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक ऐसी चीज़ है जिसको पढ़ के बहुत मज़ा आता है, और उसका एप्लीकेशंस देखकर और भी मज़ा आता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन का आज पहला क्लास है। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे आया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसने लाया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस वजह से आया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब है तो किस तरह से है, और फिर क्या इसका कोई दूसरा प्रारूप भी है क्या। मैं ये सारी बातें आपसे आज करूंगा। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। आप सभी ने बहुत सपोर्ट करा। आप सभी रेगुलर हमारे चैनल पे आते हैं। जो भी थोड़े बहुत व्यूज़ हमें मिलते हैं वो सब आपकी कृपा से मिलते हैं। मैं चाहूँगा सबसे पहले कि आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब एक ही बार करते हैं, दो बार करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो एक बार सब्सक्राइब कर लें और एक ही बार करें। उसके बाद बेल आइकन में जाके ऑल बटन को प्रेस कर दें, ताकि आपको सारी की सारी जो नोटिफिकेशंस हैं हमारे नए वीडियोस के आने की वो मिलती रहेगी। दूसरी बात, अगर आप इस चैनल के रेगुलर यूज़र हैं तो भाई आपको इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए, जो जिनकी रिलेवेंसी इसमें है। आप उन्हें शेयर करें, इस चैनल के बारे में बताएं, इस चैनल की खूबियाँ बताएं, और हमें हमारी खामियां बताएं कि हम और आपके लिए अच्छा कैसे कर सकते हैं। देखिए, हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। बच्चों के लिए ये बंदा हमेशा खड़ा है, और सभी बच्चे जानते हैं कि ये शख्स हमारे लिए हमेशा, जब कहेंगे तब ये शख्स हमारे लिए रेडी रहता है। तो मैं बस आपसे ये चाहूँगा कि आप इस YouTube चैनल को अपनी मोहब्बतों से नवाजें, अपना प्यार दें इस चैनल को, और इसे धीरे धीरे धीरे, एक बार में नहीं, धीरे धीरे ही आगे बढ़ाएं। मैं लिटरली पहले यूट्यूब पर काम नहीं करता था, लेकिन आजकल मैं थोड़ा बहुत यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ, और हमेशा आप करूँगा, क्योंकि मुझे आप सबका सपोर्ट जो है ना हमेशा मिलता रहा है। तो जब भी सपोर्ट मिलता है तो मोटिवेशन आती है और काम होता है। एक इम्पॉर्टेंट जो बात है मैं आपसे कह दूं कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो क्लास आप देख रहे हैं, ये ऐसा इधर दिख रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन, ये सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ग्रुप 1 के मैं यूट्यूब पर ही पढ़ाऊँगा। कभी कभी लाइव भी आऊँगा, कभी कभी रिकॉर्डेड क्लासेस भी चलेंगे। आपकी क्वेरी लेने के लिए एक दिन मैं यूट्यूब पर लाइव आऊँगा, और आप यूट्यूब पर लाइव में मुझे क्वेरी बताएंगे। अब भाई आपकी क्वेरी वगैरह क्या क्या है, उसके लिए मैं एक दिन टाइम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। उस टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे और देखेंगे कि भाई किस दिन क्वेरी के लिए भैया आ रहे हैं। मैं आप सबके लिए आपके बड़े भाई की तरह हूँ, आप मेरे छोटे भाई की तरह हैं, इसलिए स्नेह और आशीर्वाद आप तक है, और आप अपना साथ बनाए रखें हमारे। चले फिर आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। या इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, क्लास नंबर 1 है। मैं बहुत सारी बातें नहीं करूँगा, मैं सिर्फ काम की बातें करूँगा, और एकदम टू द पॉइंट रहूँगा, और टू द पॉइंट रह के आपको सारी चीज़ें समझाऊँगा। थोड़ा स्टार्टिंग में तकरीबन 4 मिनट 47-48 सेकंड मैंने आपसे बात करी है। खैर ये बात तो करनी बनती, आपसे नहीं करूँगा तो किससे करूँगा, यू आर फैमिली टू मी।
तो परिवार से लोग बात करते हैं, आपसे बात करूंगा और किससे करूंगा? नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? चलें हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। मैं आईसीआई के जो नोटबुक्स हैं उनके हिसाब से मैं टू द पॉइंट रहूंगा एकदम, और थोड़ा थोड़ा आपको प्रैक्टिकल लाइफ की बातें मैं समझाते रहूंगा। ठीक है, पहला वाला जो पार्ट है उसमें मैं थोड़ा कम लिखवाऊंगा, दूसरे वाले पार्ट में मैं थोड़ा ज़्यादा लिखवाऊंगा। और जब मैं लिखवाऊंगा आप उसका प्रॉपर नोट्स बना लेंगे, एक अलग से कॉपी बना लेंगे और नोट्स बनाकर उसको प्रॉपर लिखेंगे, लिख करके रहेंगे, और हम लोग सब कुछ यहीं पर याद कर लेंगे। इतना मेरा वादा है आपसे। चलें स्टार्ट करते हैं। एक बार बोलते हर हर महादेव, जय शिव शंभू। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नाउ व्हाट इज दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मीन्स? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं? सबसे पहली बात, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? इन सबसे पहले हमको एक बात समझना पड़ेगा कि भाई स्टैंडर्ड क्या होते हैं, स्टैंडर्ड किसे कहते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड, व्हाट डज स्टैंडर्ड एक्चुअली मीन? स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड का मतलब होता है बेंचमार्क, जिसे हमें फॉलो करना है। बेंचमार्क जिसे हमें फॉलो करना है। हमें फॉलो करना है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है बेंचमार्क जिसे हमें फॉलो करना, हम जिसको फॉलो, हमें फॉलो करना है। किससे फॉलो करना है, क्यों फॉलो करना है, करूंगा बात। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के लिए बेंचमार्क, अकाउंटिंग के लिए स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलने का मतलब पहली बार ये हो गया। हमने बचपन में पढ़ा है, क्या पढ़ा है? गैप के बारे में। बचपन मतलब क्लास 11 12 में आपने कहीं गैप वर्ड सुना होगा। बचपन में कभी सुना होगा कि गैप का फुल फॉर्म होता है जनरली अकाउंटिंग एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और ये आपने सीए फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा कि गैप का मतलब क्या होता है भैया। देखो जरा, एकदम सीधी सी बात है। जैसे मान लो एक कोई कंपनी है, कंपनी ए, वो ऑयल प्रोडक्शन करती है, ऑयल, एडिबल ऑयल। और एक कंपनी है, कंपनी बी, वो भी ऑयल प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये दोनों कंपनी जो हैं, ये दोनों कंपनी इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी। ठीक है, अभी टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे, सिर्फ हम बात करेंगे कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ा बहुत, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, दोनों कंपनी है, कंपनी ए कंपनी बी। इस कंपनी के जो अकाउंटेंट साहब हैं, अकाउंटेंट साहब, वो अपने मन से सारी एंट्री करते हैं। मतलब सारा जो, सब जो पॉलिसीज़ है कि किस तरह से एंट्री होगी, सारी जो पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसीज़ ये यही फ्रेम करते हैं। कौन फ्रेम करता है? ये अकाउंटेंट साहब, कंपनी ए के अकाउंटेंट साहब। इनको जैसा मन करता है वैसी एंट्री करते हैं, जो मन करता है वो करते हैं अपने हिसाब से। कंपनी बी के अकाउंटेंट है, इसके भी अकाउंटेंट साहब है। तो कंपनी बी के अकाउंटेंट साहब
वो भी ओन पॉलिसी फ्रेम करते हैं। कौन सी पॉलिसी? अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है। और ये भी जो है अपने मन से ट्रीट करते हैं आइटम्स को, ट्रीट करते हैं आइटम्स को अपने मन से, जैसा इनका मन किया वैसा ट्रीट करें इन्होंने। अब ये दो कंपनी है, इन्होंने जैसा मन किया वैसा ट्रीट कर रहा है, सारा अकाउंटिंग जैसे मन कर रहा है वैसे बना रहे हैं, जैसे हो रहा है वैसे बना रहे हैं। अब इनको ना एक्सपेंशन करना है, से एक्सपेंशन करना है दोनों को। मतलब अब इनको एक्सपेंशन करना है। मान लीजिए एक टाइम आया, टाइम के बाद एक्सपेंशन करना। मैं कहानी में रहना बेटा, आपको पता चलेगा कि मैं कहने क्या जा रहा हूं। मैं कहानी से आपको लिंक करूंगा, जोड़ता हूं। कहानी में रहना, एक्सपेंशन करना है। एक्सपेंशन करना है तो इनको चाहिए पैसा, इनको चाहिए पैसा। दे नीड मनी, दे वांट मनी। इनको चाहिए पैसा, तो दे नीड मनी। ये मनी के लिए किसके पास गए पता है? इन्वेस्टर के पास में। ये कौन है? इन्वेस्टर। ये इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर मिस्टर वाई के। ये इन्वेस्टर है मिस्टर वाई के। ये दोनों कंपनीज इन्वेस्टर के पास गई। मिस्टर वाई के जो है इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर के पास गई दोनों कंपनीज। ये दोनों कंपनी इन्वेस्टर के पास गई। मिस्टर वाई के है, मिस्टर वाई के एक इन्वेस्टर हैं, उनके पास गई ये कंपनीज। तो मिस्टर वाई के ने बोला कि भाई ठीक है मैं इन्वेस्टमेंट तो करूंगा। मिस्टर वाई के ने बोला ठीक है मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब मिस्टर वाई के ने कहा कि आई वॉन्ट टू सी योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मिस्टर वाई के ने कहा कि आई वॉन्ट टू सी योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मिस्टर वाई के ने कहा कि आई वॉन्ट टू सी योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब इन्होंने देखा तो ये देखने के बाद ही इज नॉट एबल टू टेक डिसीजन। क्या क्या डिसीजन नहीं लेना ले पा रही है भाई? विच कंपनी इज गुड, विच कंपनी इज गुड, ये डिसीजन ये नहीं ले पा रहा है। विच कंपनी इज गुड, ये डिसीजन ये नहीं ले पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा इन्होंने, देखने के बाद में ये डिसीजन ही नहीं ले पा रहे कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी अच्छी नहीं है, या किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना। और ऐसा ये इसको लेकर बहुत परेशान है, क्या क्या कैसे करूं। और इन दोनों कंपनी को पैसा चाहिए, दे नीड इन्वेस्टर्स। तो भाई अब क्या होगा? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सिर्फ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों कंपनी अपनी अपनी अकाउंटिंग अपने अपने पॉलिसीज के हिसाब से फ्रेम करके कर रही हैं। तो क्या ये गलत है? क्या हम अपने घर में अपना रूल नहीं बना सकते क्या? हाँ बना सकते हैं, ये कतई गलत नहीं है। लेकिन घर में रह के कानून बनाना, उस कानून को बनाने के लिए हमें देश के कानून को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे हम घर में रह के कानून बनाते हैं कि हमारे घर में इतने बजे आना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे जाना है, ये आदमी ये ऐसे रहेगा, ये आदमी ऐसे रहेगा, ये आदमी ऐसे रहेगा। ये सब क्या है?
सर ये सब हमारे घर का कानून है, तो हम अपने घर का कानून अपने देश के कानून को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। आप बोलेंगे सर ये क्या बात बोल रहे हैं आप अपने घर का कानून ऐसा बना सकते हैं क्या? रोज एक आदमी का मर्डर करेगा, रोज एक आदमी को गोली मार देगा। सर ये तो क्रिमिनल एक्टिविटी है, मतलब सॉरी फॉर दी सेंटेंसेस, लेकिन ये तो क्रिमिनल एक्टिविटी है। तो क्रिमिनल एक्टिविटी देश का कानून अलाउ नहीं करता, तो आप अपने घर के कानून में क्रिमिनल एक्टिविटी कैसे डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते ना। एकदम सिंपल सी चीज वैसे ही है कि आप अपनी कंपनी की पॉलिसी बना सकते हैं, अपनी कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी बना सकते हैं, लेकिन अपनी कंपनी में जो अकाउंटिंग पॉलिसी बनेगी ना, वो देश में जो बॉडी है, अकाउंटिंग बॉडी है, उसके द्वारा बनाए गए कानून को ध्यान में रखते हुए बनेगी। इससे क्या होगा? इससे इस इन्वेस्टर को फायदा होगा। ये इन्वेस्टर पता कर पाएगा, कंपेयर कर पाएगा कि भाई दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, दोनों कंपनीज के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उनमें कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बढ़िया है और कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बढ़िया नहीं है, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी अच्छी नहीं है, विच कंपनी में आई नीड टू इन्वेस्ट एंड विच कंपनी में आई नीड नॉट टू इन्वेस्ट। बताओ मेरे को, सही बात कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? अच्छा ये कैसे, मतलब तुम कहोगे ये कैसे मुमकिन है यार? मैं बताता हूं कैसे मुमकिन है, देखना जरा। सर हम कैसे समझेंगे कि कैसे कंपेयर कर पाएंगे? जैसे मान लो डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है, सिंपल सा, एकदम सिंपल सा स्टफ है। एक कंपनी ने बोला कि हमें तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही नहीं है, हम नहीं करेंगे, मेरे को क्या ही मतलब है डेप्रिसिएशन चार्ज करने से। सर बताओ ऐसा हो सकता है क्या डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे? एक कंपनी डेप्रिसिएशन चार्ज धड़ाधड़ चार्ज किए जा रही है, जो कंपनी डेप्रिसिएशन चार्ज किए जा रही है उसके प्रॉफिट कम दिखेंगे, जो कंपनी नहीं चार्ज करे उसके प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दिखेंगे। तो मैं कैसे जज करूंगा, मैं कैसे एनालाइज करूंगा कि भाई किस कंपनी के प्रॉफिट सही है, किस कंपनी के प्रॉफिट सही नहीं है? तो इन सब चीज़ों से उबरने के लिए, इन सब चीज़ों से बाहर आने के लिए, इन सब चीज़ों से उबरने के लिए हर कंट्री में एक सिस्टम बना, जिस सिस्टम का नाम था जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको हम कहते हैं गैप। अब ये गैप जो है पहले कंट्री वाइज बना, फिर यूनिवर्सली बना गैप, ठीक है? पहले कंट्री वाइज बना, फिर यूनिवर्सली बना गैप। अब जो ये यूनिवर्सली गैप बना या फिर कंट्री वाइज गैप बना, इसका क्या मतलब है? बोल रहा कि इन जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, जैसे हमारी सोसाइटी में प्रिंसिपल्स कैसे फंक्शन करते हैं। हमारे प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? सिद्धांत। प्रिंसिपल्स का मतलब रूल्स, ठीक है? वैल्यूज, चीज़ों को कैसे, किस तरह से हम चीज़ों को वैल्यू करते हैं, कैसे चीज़ों के लिए रूल्स बनाते हैं, कैसे रहना है, उस तरह की बातें। सोसाइटी में भाई हमें किसी को परेशान नहीं करना है, हमें किसी को तकलीफ नहीं देना है, हमें दया भाव की दृष्टि से सबको देखना है, सबके साथ मिलजुल कर रहना है। दिस इज व्हाट, ये जनरली एक्सेप्टेड सोसाइटी की प्रिंसिपल्स हैं, ये जनरली एक्सेप्टेड सोसाइटी की प्रिंसिपल्स है। तो अगर जनरली एक्सेप्टेड सोसाइटी की प्रिंसिपल्स ऐसी हैं, तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग की प्रिंसिपल कैसी होंगी? कि इन जनरल भाई अगर इनकम हो रही है, अगर सेल्स हो रही है तो उसको इनकम मानना है। अगर कोई ऐसी चीज खरीद रहे हैं जिसको हम बहुत सालों तक यूज करेंगे और उसका बेनिफिट उठाएंगे, वो उसको हमें एसेट मानना है। समझ रहे? कोई ऐसी चीज है जो हम इनकम कमाने के लिए स्पेंड करते हैं, तो उसको हमें
खर्चा मानना है। दिस इज व्हाट जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आप समझ रहे हैं बात को? आप बस थोड़ा कहानी में रहें, आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि मैं तुरंत के तुरंत आपको बता दूंगा कि भैया ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। भाई जी अभी ये वक्त नहीं आया है, 2-4-5 मिनट के बाद आ जाएगा। थोड़ा सा आप ऐसा रहें, रिदम में आए पहले। तो इसको कहा गया जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब आपको एक छोटी सी फील आ रही हो कि भाई जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, और भाई ये जो कंपनीज के बारे में मैंने आपको समझाया वो क्यों समझाया। मैं थोड़ा सा देखता हूं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है। बोला कॉमन सेट ऑफ एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स दैट बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटी मस्ट फॉलो व्हेन इट प्रिपेयर्स एंड प्रेजेंट्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप सीए फाउंडेशन में थे तो आपको मैंने स्टार्टिंग के चैप्टर्स पढ़ाए थे, उसमें मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है वो बताया था और लिखवाया भी था। अगर आपको याद नहीं है तो एक बार मैं आपके सामने ऐसा ओपन करता हूँ तो फिर आपको दिखाई देगा, समझ आएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको कहते हैं। एक सेकंड रुके आप। एक सेकंड रुक जाए जरा, मैंने वो कहाँ रखा है वो मिल नहीं रहा है। एक सेकंड रुक जाए। एक सेकंड रुके, लिखवाया तो मैंने है, मैं एक सेकंड कहीं दिख नहीं रहा मेरे को। हम्म, हाँ ये रहा। खैर देखिए जरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो तरह की एंटिटीज आएंगी, एक कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ एंटिटीज एंड नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ एंटिटीज। तो कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ एंटिटीज के लिए बेसिकली है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन इक्विटी और एंड नोट्स टू अकाउंट्स। हम इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर एंड प्रेजेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करना है प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करना, मतलब हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये सब बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सब बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोलो हमें क्या करना पड़ेगा। सर हमें कॉमन सेट, कॉमन सेट मतलब एप्लीकेबल टू ऑल, ठीक है, एक्सेप्टेड बाई ऑल, कॉमन सेट मतलब एक्सेप्टेड बाई ऑल,
एप्लीकेबल टू ऑल, कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे. व्हाट इज दिस कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? नाउ व्हाट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है, देखिए जरा आप. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स किसको कहते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स किसको कहते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर रूल्स एंड प्रोसीजर्स. रूल्स हैं एंड प्रोसीजर्स है. रूल्स मतलब बनाए गए तरीके, बनाए गए मेथड्स, बनाया गया सिद्धांत. एंड प्रोसीजर्स है मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? लिखा हुआ सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स है प्लस प्रोसीजर्स है कि उन रूल को कैसे परफॉर्म करना है. दैट सर्व्स एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ करंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, जो करंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को दर्शाता है. अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है सर? अकाउंटिंग प्रिंसिपल सेट ऑफ रूल्स है एंड प्रोसीजर्स है कि रूल्स जो है कि क्या क्या करना है और उसको कैसे फॉलो करना है. रूल्स एंड प्रोसीजर्स है जो करंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को दर्शाता है, जो करंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को हेल्प करता है, करंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को हेल्प करता है मूव ऑन करने के लिए कि आगे बढ़ो, कैसे काम करना है, कैसे काम करना है. दिस इज व्हाट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बात समझ में आ रही बेटा? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इसको कहते हैं. अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कैसे होने चाहिए सर? वो एजम्पशन पर बेस्ड होने चाहिए और एजम्पशन शुड बी रियल. एजम्पशन शुड बी रियल. सर एजम्पशंस पर बेस्ड और एजम्पशन शुड बी रियल का क्या मतलब हो गया? एजम्पशंस का मतलब हो गया कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो किसी चीज को आप एक यार्डस्टिक के तौर पे यूज करते हैं और वो यार्डस्टिक रियलिस्टिक होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए. ठीक है. दूसरा, सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. सर कंसिस्टेंटली फॉलो होना चाहिए हर साल, साल दर साल, वाई ऑन वाई बेसिस ये प्रॉपर फॉलो होना चाहिए. दिस शुड बी फॉलोड प्रॉपरली ऑन वाई ओ वाई बेसिस. इंफॉर्मेटिव होना चाहिए. द प्रिंसिपल्स शुड प्रॉपर डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन. The principal should proper disseminate information to whom? To whom? Sir, to users of financial statement. To whom? The users of financial statement. आओ अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. आपने थोड़ी सी चीजें पढ़ी, छोटे बच्चों वाली चीजें जो थी. Now what is this gap? सर गैप जो है प्रिंसिपल है, स्टैंडर्ड्स है, बेंचमार्क है कि इसके ऊपर नहीं जा सकते आप. प्रोसीजर्स है, मेथड्स है, मेथड्स है, तरीका है, तरीका, मेथड्स है, तरीका है. दैट अ बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटी मस्ट फॉलो व्हेन इट प्रिपेयर्स एंड प्रेजेंट्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. नाउ व्हाट? तीन चीजें क्या? प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स जो है एक हर एक एंटिटी को फॉलो करना पड़ता है वाइल प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दिस इज कॉल्ड गैप. सर ये कॉमनली एक्सेप्टेड, कॉमनली एक्सेप्टेड, कॉमनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स है जो हर एक रिपोर्टिंग एंटिटी को फॉलो करना पड़ता है वाइल प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नाउ आई थिंक यू पीपल गॉट व्हाट इज गैप. यू पीपल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गैप. बोलो हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, एक बार फिर से बोल दो ना. जय शिव शंभु हर हर महादेव. आगे बढ़ते हैं. बोल रहा है कि गैप जो है एक अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड्स एंड कॉमनली एक्सेप्टेड वेज ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन है. सर इसका मतलब क्या हुआ? अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया? अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड का मतलब, अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड का मतलब हो कि किसी एक संस्था द्वारा बनाया गया रूल है. दूसरा, कॉमनली एक्सेप्टेड वेज ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन.
बोल रहा है कि ये कॉमनली एक्सेप्टेड, कॉमनली एक्सेप्टेड का मतलब हो गया कॉन्वेंशंस। क्या मतलब हो गया? कॉन्वेंशंस। आज की क्लास करके आपको जो मजा आएगा ना, मैं बता रहा हूं, जीवन में वैसा मजा नहीं आया होगा आपको। आज की क्लास करके जो आपको मजा आएगा, और इसी बात पे देखो, आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और प्लीज तुरंत के तुरंत जाएं वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें उन सभी दोस्तों के साथ में जिनको ये पता ही नहीं है ये पढ़ना है। परीक्षा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये सेकेंडरी बात है बेटा, पहले नॉलेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्राइमरी बात है। क्योंकि परीक्षा वाली चीजें तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही, ये प्राइमरी बात है, क्योंकि आप हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, यहां महसूस करना है कि यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड यू डिजर्व्स टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट। तब जाकर के ये अंदर आग लगेगी, फिर आप पढ़ाई चालू करेंगे। अपने नाम के आगे तकिए, अपने तकिए पर जब सोते हैं ना, तो नाम के आगे, अपने नाम के आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए लगा करके सोए। आप सपने में भी सीए रहेंगे, आप रियलिटी में भी सीए रहेंगे। ये अंदर आग होनी चाहिए, तब जाके पढ़ाई हो पाएगी। हर पल चार्टर्ड अकाउंटेंट वो आपको दिखना चाहिए अंदर, ये दिखना चाहिए। और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अपने मुखार बिंदु से कोई सेंटेंस कह देता है ना, तो वो पत्थर की लकीर है। मतलब क्यों? क्योंकि उसके पास इतना ज्ञान है, उसके पास इतना ज्ञान का भंडार है, उसने इतनी मेहनत करी है, उसने इतना कुछ पाया है कि वो व्यक्ति सच में अपने आप में चलता फिरता, चलती फिरती लाइब्रेरी है। उसको बहुत कुछ पता है, उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पता है, उसको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पता है, उसको प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस पता है, उसको क्या चीजें कैसे होती हैं सब कुछ पता है। ही नोज एवरीथिंग। दैट्स द मैन चार्टर्ड अकाउंटेंट। और कुछ लोग ये टीवी पर आके कभी कभी बोलते हैं ना कि सीए गाड़ी के पीछे क्यों लिखवा रखा है। बेटा मैं तुमसे एक बात कह दूं, ये 5 सालों की मेहनत है, 5 सालों की मेहनत, खून तपाए हमने, रातें जागी हैं, ताने सहे हमने, महसूस किया है वो दर्द जो तुम महसूस नहीं करोगे। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट गाड़ी के पीछे लगाने वाला स्टिकर नहीं है बेटा। हाँ, ये इमोशन है, इमोशन। और मेहनत से अर्न की गई रिस्पेक्ट है, सम्मान है। जो हम मरेंगे ना तो अपने साथ लेकर के मरेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री के नाम को लेकर के मरेंगे। तो महज कह देने से कि गाड़ी के पीछे स्टिकर लगा देते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट का, ये क्यों लगाते हैं? बहुत गलत बात कर दी, बहुत गलत बात कर दी तुमने, बहुत गलत बात कर दी। कोई भी हो, बहुत गलत बात कर दी तुमने। तुम ना समझोगे, तुम न समझोगे कि हीरा हीरा क्यों होता है, तुम न समझोगे। उसे जो पता है ना, वो किसी को नहीं पता है, तुम न समझोगे ये बात। सारी दुनिया एक तरफ और हमारी सीए की डिग्री एक तरफ, तुम न समझोगे। चलो कोई बात नहीं है, खैर होता है समटाइम्स। तो भाई कॉन्वेंशंस का मतलब क्या होता है? कॉन्वेंशंस के मत का मतलब होता है बेटा प्रथाएं, ट्रेडिशंस। जो प्रथाएं चलती हैं कि भाई, अब क्या कोई प्रथा गलत भी होती है, कोई प्रथा सही भी होती है। तो जो प्रथाएं चलती हैं वो कुछ रिसर्चटिव मोड में की गई होती हैं हमारे पुरखों के द्वारा। तो हमारे पुरखे उन प्रथाओं को चलाते हैं, तो वो प्रथाएं चलती हैं बेटा। तो कहने का मतलब है कि अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड्स है, अथॉरिटेटिव रूल्स हैं जो किसी ने बनाए हैं, और प्रथाएं जो बहुत सालों से चलती आ रही हैं उनको मिलाकर यह गैप बना है। तो गैप का मतलब हो गया कि गैप इक्वल टू अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड प्लस कॉन्वेंशंस। कॉन्वेंशंस ये सब किसके हैं सर? ये दोनों के दोनों अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, एआई, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन।
और इन्हीं अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड्स को, इन्हीं प्रथाओं को, इन्हीं अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड्स को और इन्हीं प्रथाओं को हम 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 इंडिया में कहते हैं, इंडिया में कहते हैं, हम इंडिया में कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्लस इंड एएस, इंड एएस। और इन्हीं प्रथाओं को आउटसाइड इंडिया लोग कहते हैं आईएफआरएस, आईईएस। और ये आईएफआरएस आईएएस का हमारे देश के हिसाब से बना हुआ जो वर्जन है वो है इंड एएस। अब आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया कि भाई कहां से एएस, पहले कहां से एएस, उसके बाद क्यों एएस, पहले कहां से एएस उसके बाद क्यों एएस। नाउ अब एएस है क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या, एएस है क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या। ये जो लिखा हुआ है ये एएस के बारे में लिखा हुआ। नाउ व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब यहां से पहले आपको मैंने बताया गैप, गैप क्या होता है। मैंने आपके पास साथ कम तकरीबन तकरीबन 25 मिनट बिताए गैप को लेकर के, 10-5 मिनट वो बातचीत को छोड़ दो अगर, तो मैंने गैप को लेकर के बताया कि गैप क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट। सर ये रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है। फ्रेम्ड हैं बाय अथॉरिटी इन अ रिटन मैनर। किसके द्वारा फ्रेम्ड है, बाय गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ अदर रेगुलेटरी बॉडीज लाइक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर कॉर्पोरेट्स इन कंसल्टेशन विद नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। नाउ व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो सर इट्स अ रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। आपको उसके पहले बताया मैंने कि अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड्स प्लस कॉन्वेंशंस को लिखा, अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड्स एंड कॉन्वेंशंस को हमने लिखा, लिख कर बनाया क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है सर वो गैप है, गैप हेलीकॉप्टर सबसे ऊपर तो गैप, उसके नीचे तो फिर आपको दिखेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रेम कौन करता है, फ्रेम कौन करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रेम कौन करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रेम करती है आईसीएआई, हमारी मदर बॉडी आईसीएआई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रेम करती है। नोटिफाई कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स नोटिफाई करते हैं। ठीक है, इस पर बात करेंगे डिटेल में बाद में, फर्स्ट ऑफ हम यहाँ देख ले एक बार, आ जाए। नाउ व्हाट इज दिस नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इसके ऊपर बात करेंगे थोड़ी देर के बाद में। रिकॉग्निशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो किन किन एस्पेक्ट्स और ट्रांजैक्शन पर डील करता है सर, कवरिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रिकॉग्निशन पहला एस्पेक्ट हो गया इसका। रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन का मतलब क्या हो गया कि हम पहले रिकॉर्ड करेंगे, देखेंगे, मेजर करेंगे, उसके बाद मेजरमेंट, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करना, प्रेजेंटेशन, हाउ टू शो
इट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्क्लोजर बताना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन 1 2 3 4 इन 4 एस्पेक्ट को कवर करता है। वो जो 4 एस्पेक्ट है वो किस चीज के 4 एस्पेक्ट को कवर करता है? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स टू बी रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें ये 4 एस्पेक्ट जो है ना उनको कवर करता है। और ये 4 एस्पेक्ट कौन कौन से हैं? पहला, रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइज करो कि ये इवेंट क्या है, ये ट्रांजैक्शन क्या है, इसको रिकॉर्ड होना है कि इसको रिकॉर्ड नहीं होना है, ये एसेट है, ये लायबिलिटी है, ये इनकम है, ये एक्सपेंस है। रिकॉग्नाइज करो, रिकॉग्नाइज करो। मेजरमेंट, मेजर करो। वैल्यू फाइंड आउट करो, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर लिखना है, करंट कॉस्ट पर लिखना है, प्रेजेंट वैल्यू पर लिखना है, या फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू पर लिखना है। मेजरमेंट, मेजरमेंट करो, मेजरमेंट करो। फिर प्रेजेंटेशन, बेटा जोर से बोल दो, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। प्रेजेंटेशन, आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे हमें प्रेजेंट करना है, किस जगह किस वस्तु को दिखाना है, किस इवेंट किस ट्रांजैक्शन की जगह सही कहां होगी, उसको कहां दिखाना है। द लास्ट पॉइंट इज व्हाट? डिस्क्लोजर। ऐसी इवेंट्स, ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसको हम वहां नहीं दिखाते हैं उनको डिस्क्लोज कैसे करेंगे, उनको बताएं कैसे हम यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, भाई देखो ये हमने डिस्क्लोज करा, हम रिकॉर्डिंग नहीं किए। तो अब 4 एस्पेक्ट कवर करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। कौन से 4 एस्पेक्ट बोलो? पहला नंबर रिकॉग्निशन, दूसरा नंबर मेजरमेंट, तीसरा नंबर प्रेजेंटेशन, चौथा नंबर डिस्क्लोजर। रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर करता है कंपैरिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइजेस। अब बात वहीं आकर के फंस गई ना जो हमने एग्जाम्पल में डील करा था। बेटा याद होगा आपने कि हमने एग्जाम्पल में क्या डील करा था? हमने एग्जाम्पल में डील करा था कि भैया 2 कंपनी हैं जो एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चर करती हैं, दोनों कंपनी को पैसे चाहिए बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, और दोनों कंपनी ने पैसे 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 मांगे एक इन्वेस्टर से। तो इन्वेस्टर ने कहा कि भाई मैं पैसे दूंगा, लेकिन पैसे देने से पहले मैं देखूं तो कौन सी कंपनी में पैसे देना मेरे लिए बेनिफिशियल है। और इन्वेस्टर को यह बात समझ में ही नहीं आ रही थी कौन सी कंपनी ये पैसे वो इन्वेस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाज नॉन कंपेरेबल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाज नॉन कंपेरेबल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाज नॉन कंपेरेबल। क्या था सर? नॉन कंपेरेबल था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाज नॉन कंपेरेबल, कंपेयर नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था सर? सेम सेट ऑफ रूल्स, सेम सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सेम सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी हम लोग फॉलो नहीं कर पा रहे थे। एक इंडस्ट्री में होने के बावजूद भी, एक तरह का प्रोडक्शन होने के बावजूद भी, सेम सेट ऑफ बिजनेस होने के बावजूद भी, इसलिए वो कंपेयर नहीं हो पा रहा था। तो उनसे फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करवाया गया, और जैसे ही उनसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करवाया गया, कंपैरिजन स्टार्ट हो गई। और इन्वेस्टर इज नाउ फीलिंग रिलैक्स कि भैया इन्वेस्टमेंट किसमें करना है, इन्वेस्टमेंट किसमें करना है, क्योंकि ये कंपनी अच्छी है। समझो, आगे समझ आ रहा धीरे धीरे बात। तो बोल रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर करता है कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइजेस। Now this is what accounting standard. Accounting standard क्यों? पहली लाइन, पहला मैंने 15 20 25 मिनट जो भी समझाया आपको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों। आ जाओ। Recognition of events and transaction in the financial statements, measurement of these transactions and events समझाया आपको, presentation of these transactions and events in financial statement in a manner that is meaningful and understandable to the reader। बोला कि जो हम प्रेजेंटेशन करेंगे वो मीनिंगफुल होना चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए यूजर को। रिलेटिंग टू दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स टू एनेबल एट द पब्लिक एट लार्ज
and the stakeholders, the potential investor in particular, to get an insight into what these financial statements are trying to reflect and thereby facilitating them to take prudent and informed business decision. तो डिस्क्लोजर कुछ ऐसे करना है आपको, मैंने ये पढ़ा दिया है तो इस पर बात अब नहीं करूंगा, ठीक है। चले, now what are the benefits of accounting standard? ये benefits क्या क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहिए, क्यों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करना होगा, क्यों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। बोल रहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। फिर से वही कहानी, कंपनी ए और कंपनी बी की, इनके पास ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे कुछ भी फॉलो करते थे भाई अपने मन से। बोल रहा इसको स्टैंडर्डाइज किया गया, बोला तुम सबको मिलके ये फॉलो करो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हम कहीं किसी जगह जाते हैं घूमने के लिए, कहीं किसी तीर्थ स्थल पर, किसी धर्म स्थल पर, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ हमें एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है कि सारे लोग अपने मन से कहीं नहीं चले जाएंगे। आप इस क्यू में जाइए, इस लाइन में जाइए, इस लाइन के बाद से आप यहाँ जाइए, यहाँ चेकिंग वगैरह कराइए, यहाँ चेकिंग कराने के बाद आप यहाँ जाइए, यहाँ जो कराना आप कराइए, फिर आगे आप जाइए। ये सब सिस्टम फॉलो होता है बेटा। ये क्यों होता है? क्योंकि अगर ये सिस्टम फॉलो नहीं होगा, देयर विल बी अ केओस, डिसऑर्डर, सब इधर उधर हो जाएगा, सब ऐसा बूम बाम हो जाएगा, सब कहाँ चला गया कहाँ नहीं चला गया पता नहीं चलेगा, भगदड़ टाइप की मच जाएगी। तो सब सिस्टम में रहे और एक अथॉरिटी ऊपर बैठी है, वो सब कुछ मेंटेन करे, सब कुछ देख पाए। मैं एक बार एक सेकंड आता हूँ, रुको ना जरा, एक सेकंड, बैटरी चेंज कर लो। बैटरी तो चेंज नहीं हो पाई क्योंकि कोई भी चीज़ चार्ज में लगा ही नहीं है, कोई बैटरी भी चार्ज में नहीं लगी है। खैर मैं लगा करके तो आ गया हूँ। चलो, तो भाई केओस अराइज हो जाएगा, इसलिए क्या हुआ कि भाई हमें एक स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो है, चीज़ें जो है फॉलो करनी पड़ेगी। तो बोल रहे कि ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जितने भी होते हैं उनके लिए स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर लाया गया, ठीक है, ताकि सबको ये फॉलो कर पाओ और कंपेरेबिलिटी में क्या रहे, हमें बहुत आसानी रहे। नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिड्यूस और एलिमिनेट टू अ रीजनेबल एक्सटेंट। देखो, परफेक्शन बोल के दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं होती। मेरा एक स्टूडेंट है संजोग जैन, वो हमें बोलता है भैया आप हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढते हैं। तो मैं बता दूं बेटा कि मैंने पिछले 1.5 सालों में परफेक्शन ढूंढना बंद कर दिया। मैं परफेक्शन नहीं ढूंढता हूं अब लेकिन मैं नियरर टू परफेक्शन जाने की कोशिश करता हूं। परफेक्शन नहीं, नियरर टू परफेक्शन। मेरे हिसाब से परफेक्शन इज नॉट अ डेस्टिनी, इट्स अ परसूट। हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं, परफेक्शन पा नहीं सकते। वी कैनॉट गेट परफेक्शन।
तो मेरे को ये बात समझ में आ गई थी बेटा 1.5 साल पहले, और थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस। तुमने बहुत सारी एडवाइस दी है मुझे, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। ऐसा नहीं है कि जो मैं ही तुमको सिखा रहा हूँ यार, तुम भी मेरे को सिखा रहे हो, क्योंकि तुमने जो सीखा है वो मैंने सीखा है। ठीक है, तुम लोग भी मेरे से सीख रहे हो। चले फिर। तो ऐसे मेरे से वो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया ये संजोग जैन कौन है, आप इसका नाम बहुत बार लेते हैं। तो अ, अ, एक मेरा स्टूडेंट है, काफ़ी होनहार स्टूडेंट है, कभी मिलाऊंगा आपसे, ज़रूर मिलाऊंगा। अभी वो एग्ज़ाम क्लियर करेगा तो मिलाऊंगा आपसे। चले, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो बोल रहा है कि रीजनेबल एक्सटेंट तक हम लोग क्या करते हैं, इसको एलिमिनेट कर देते हैं। एनी कंफ्यूजिंग वेरिएशंस इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते वक्त जो वेरिएशंस होती हैं, भाई हम ऐसे काम करेंगे, हम ऐसे काम करेंगे, उनको एक रीजनेबल एक्सटेंट तक रिड्यूस कर दिया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने के पश्चात। समझ आ रहा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने के पश्चात, जैसे एग्जांपल के तौर पर छोटा छोटा एग्जांपल दे रखा है। शुड डिस्क्लोज विच ऑफ द परमिटेड कॉस्ट फार्मूला हैज एक्चुअली बीन यूज्ड फॉर असर्टेनिंग द इन्वेंटरी कॉस्ट। बोल रहा है कि भाई एंटरप्राइज को ये डिस्क्लोज करना चाहिए कि भाई जो आप क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे हैं उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जो सेम सेट ऑफ सेम क्लास ऑफ कंपनी होंगी, सेम इंडस्ट्री की कंपनी होंगी, वो कौन से फॉर्मूला को यूज कर रही है उसको वो जानेंगे, और जान के फिर आगे बढ़ेंगे। दूसरा, रिक्वायरमेंट फॉर एडिशनल डिस्क्लोजर। There are certain areas where information is not statutorily required to be disclosed. However, accounting standard may call for appropriate disclosure of accounting policies followed and other required information in the financial statement, which would be helpful for readers to understand the treatment done for various items in those financial statement. वो कह रहा है कि सर्टेन एरियाज हैं जहाँ पे रिक्वायर नहीं है कि डिस्क्लोज करना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कानून नहीं बोलता कि डिस्क्लोज करो, बताओ पब्लिक को, लेकिन पब्लिक को, इन्वेस्टर को वो जानना जरूरी होता है, क्योंकि उसको इकोनॉमिक डिसीजन लेना रहता है अपना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है, बोलता है कि अप्रोप्रिएट जो चीज है उसको अप्रोप्रिएट जगह पर डिस्क्लोज करिए। अगर लॉ ने नहीं बोला है तो आप डिस्क्लोज करिए, क्योंकि ये इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तीसरा, कंपैरेबिलिटी। और कंपैरेबिलिटी में मैं पहली क्लास के 5वें मिनट से बोल रहा हूँ कंपैरेबिलिटी के बारे में बेटा। कंपैरेबिलिटी के बारे में क्लास के 5वें मिनट से बोल रहा हूँ, क्योंकि 4 मिनट तो मैंने आपसे सिर्फ ऐसी बात करी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 5वें मिनट से बोल रहा हूँ। कंपैरेबिलिटी, in addition to improving credibility of accounting data, standardization of accounting procedures improve comparability of financial statements both intra-enterprise and inter-enterprise. Such comparisons are very effective and most widely used tools for assessment of enterprises financial health and performance by users of financial statement for taking economic decisions। तो मैंने इसके बारे में बात आपसे कर ली है, और अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे काम करता है, क्या बेनिफिट्स हैं, किन एस्पेक्ट्स को डील करता है, उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन लाएगा और कैसे लाएगा, अब उस पर बात करेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है कौन लेकर के आएगा और कैसे लेकर के आएगा, इस पर बात करनी है। एक छोटी सी चीज़ आपको बता दूं, मैंने बताया नहीं शायद, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। इंट्रा एंटरप्राइज और इंटर एंटरप्राइज कंपैरेबिलिटी क्या है। इंट्रा एंटरप्राइज कंपैरेबिलिटी का मतलब है, कंपैरेबिलिटी का मतलब इंट्रा एंटरप्राइज
कंपैरेबिलिटी, इंट्रा एंटरप्राइज कंपैरेबिलिटी means comparing financial statement of same enterprise, same entity for various years। जैसे मान लो आपको ए लिमिटेड का 6 साल का डेटा देखना है, ए लिमिटेड का कंपेयर करना है 6 साल का डेटा, तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6। तो यहाँ पर सेल्स है 1000, 600, 1500, 1800, 2100, 3000। ये क्या है? कंपेयर कर रहे हैं आप सेम एंटिटी का डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर का, सेम एंटिटी का डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर का कर रहे हैं, तो वो क्या है? इंट्रा फर्म कंपैरिजन है, इंट्रा एंटरप्राइज कंपैरिजन। इंटर एंटरप्राइज कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइज एंटिटी फॉर सेम अकाउंटिंग पीरियड, सेम अकाउंटिंग पीरियड, डिफरेंट एंटरप्राइज फॉर सेम अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, चलो ये छोटी सी लाइन थी, बता दिया। नाउ स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस, इस पर बात करते हैं। मैं इसी में सब कुछ लिख दूंगा, आप इसको उसमें ही लिखेंगे। देखिए ज़रा, हु इश्यूज या फिर फ्रेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू या फ्रेम कौन करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू या फ्रेम कौन करता है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये प्रीमियर अकाउंटिंग बॉडी है, प्राइम अकाउंटिंग बॉडी है इंडिया की। इशू कौन करता है सर? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो प्राइम अकाउंटिंग बॉडी है इंडिया की। इंडिया की प्राइम अकाउंटिंग बॉडी है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। देखो,
लिखते रहना, ये पहला पॉइंट लिख लेना। दूसरा, ICAI in 1977 set up a board that is Accounting Standard Board, ASB, Accounting Standard Board, that is Accounting Standard Board। ICAI 1977 में सेटअप किया एक बोर्ड जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। एंड नाउ दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या करता है, दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड it considers all aspects of accounting environment across the globe and frames accounting standards। स्टैंडर्ड बोल रहा है एक बोर्ड सेटअप होता है जिसका नाम है ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो कंसीडर करता है सारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्वायरमेंट को अक्रॉस द ग्लोब, और उस अकाउंटिंग इन्वायरमेंट को बेटा क्या करते हैं वो लोग फ्रेम करके, कंसीडर करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रेम करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ ASB, ASB में कौन कौन रहता है। ठीक है, ASB में रहते हैं रेगुलेटर्स के रिप्रेजेंटेटिव, रेगुलेटर्स रिप्रेजेंटेटिव। दूसरा, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव, दूसरा इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव। इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव में ये जो हमारा फिक्की वगैरह है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव। तीसरा, इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ ICAI, ICAI। ठीक है, और कौन होता है इनके अंदर, नॉमिनी मेंबर, मेंबर फ्रॉम ICMAI जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट है, और ICSI जो हमारा कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट है। गवर्नमेंट के नॉमिनी होंगे, गवर्नमेंट नॉमिनी विल ऑल्सो बी देयर, गवर्नमेंट नॉमिनी। इसमें जैसे ये इसके अंदर में आप लिख सकते हैं सेबी, RBI, ETC, सेबी, RBI, इन सब के लोग होते हैं। तो ये इनका कॉम्पोजिशन कुछ ऐसे होता है। ठीक है, उसके बाद फिर लिखना,
इसमें पॉइंट ABCD कर लो। 1 2 3 4 ठीक समझ नहीं आ रहा। 1 2 3 4 5। चौथा पॉइंट, जो ICAI अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है, उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कौन करेगा? समझो, हु फॉलोज AS issued by ICAI, हु फॉलोज AS issued by ICAI, लिखना। AS issued by ICAI followed by its members for attest function of financial statement for attest function of financial statement। तो कौन फॉलो करता है इसको? सर ICAI का मेंबर्स लोग यानी CA लोग फॉलो करते हैं अटेस्ट फंक्शन के लिए। मतलब जब ये कहीं ऑडिट करने जाएंगे तो ICAI ने इनको कहा कि देखो मेंबर्स, आप तो हमारे मेंबर्स हैं। मतलब कौन फॉलो करेगा बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय ICAI? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो ICAI इशू करता है, और करने के बाद फॉलो कौन करेगा? कंपनी कोई फॉलो करेगी क्या? आप कंपनी को बोलने जाएंगे तो कंपनी फॉलो करेगी क्या? आप किसकी बात सुनते हैं? सुनो, एक सब चीज को समझना एक बार। मैं जो कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति किसकी बात सुनता है? कोई भी व्यक्ति किसकी बात सुनता है? सर कोई व्यक्ति उसकी बात सुनता है जो उसके ऊपर उसको रेगुलेट करता है, उसके ऊपर जिसकी अथॉरिटी है। तो मेरे को बताओ, कंपनीज वगैरह जो हैं, जितनी भी कॉरपोरेट एंटिटीज हैं, जितने भी इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, जितनी भी एंटिटीज हैं, क्या इन सबको ICAI रेगुलेट करता है? सर नो, ICAI डज नॉट रेगुलेट एनीबडी। ICAI ओनली रेगुलेट इट्स मेंबर। तो ICAI ओनली रेगुलेट्स इट्स मेंबर्स। तो इसका मतलब है कि ICAI की बात कौन सुनेगा? तो सर सिर्फ और सिर्फ उसके मेंबर सुनेंगे। मैं रुको बैटरी चेंज करता, बैटरी बहुत ज़्यादा खत्म हो गई है। ICAI की बात कौन सुनेंगे? ICAI की बात सिर्फ इसके मेंबर सुनेंगे और कोई नहीं सुनेगा। तो कॉर्पोरेट एंटिटीज या फिर और भी जो एंटिटीज हैं वो किसकी बात सुनेंगी तब? सर वो उन सब की बात सुनेंगी जिनके जो उनकी अथॉरिटी है, जो उनकी अथॉरिटी है। ऐसा कहने का क्या मतलब हो गया? कौन उनकी अथॉरिटी है? सर जिन्होंने उनके लिए कानून बनाया है। सर एकदम सिंपल सी बात है, देखो हर कोई रेगुलेटरी बॉडी का सुनता है, हर कोई रेगुलेटरी बॉडी का सुनता है। तो भाई ICAI जो है वो सिर्फ मेंबर को रेगुलेट करती है, किसी कंपनी वगैरह को रेगुलेट नहीं करती है। तो भाई कोई कंपनी वगैरह नहीं सुनेगा उसका, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ कौन सुनेगा? सिर्फ और सिर्फ सुनेगा तो भाई उसका मेंबर सुनेगा, और कोई नहीं सुनेगा। सीधी सी बात है, ठीक है? ओके, एक सेकंड रुकना जरा। तो सिर्फ मेंबर सुनेगा। तो आप कहेंगे भैया फिर कंपनी वगैरह पे कैसे ये अप्लाई होगा?
कोई और एंटिटी पर कैसे अप्लाई होगा, और जब कोई और एंटिटी सुनेगी नहीं तो आईसीआई जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर रहा है उसका क्या मतलब है। देखो सीधी सीधी सी बात है, जो मैं कह रहा हूँ ना उसको सुनते और समझते रहना, लिखवाने की बात बहुत सारी नहीं है, बहुत नॉलेज पर्पज वाली भी बात है। ठीक है, कि अगर कोई एंटिटी, आईसीआई ने क्या बोला, आईसीआई ने बोला कि आप जहां भी जाओ अटेस्ट फंक्शन के लिए, जहां भी जाओ ऑडिट करने के लिए, वहां अटेस्ट फंक्शन जब करना, जब साइन वाइन करना, ठीक है, तो उस समय चेक करना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेगुलर प्रॉपरली फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। इफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज नॉट प्रॉपरली फॉलोड, अगर प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो आप क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करना, डिस्क्लोजर में लिख देना, नोट में डाल देना कि इस एंटिटी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया है, फिर इस एंटिटी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे फॉलो किया है। ठीक है, जो भी होगा सब लिख देना। तो अब एंटिटीज बोली कि भाई आप अटेस्ट फंक्शन करने के लिए आओगे तो लिख दोगे, तो इसने कहा, आईसीआई के मेंबर्स ने कहा हाँ लिख दूंगा मैं। तब उनको जो है थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा, तो वो अपने हिसाब से, ठीक है, अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा फॉलो करने लग गया कि भाई बाद में तो लिख ही देंगे तो हमें फॉलो कर ही लेना चाहिए। अच्छा, क्या सभी लोग ऐसा करते हैं क्या? नो, नहीं करते। तो फिर कंपनीज जो हैं, जो कंपनीज हैं, कंपनीज वो किसके द्वारा इशू किए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं? तो वो कंपनीज जो हैं वो किसके द्वारा इशू किए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं? सर वो जो है ना, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं इशू किया गया एमसीए के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के द्वारा इशू किए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं। वो और कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करती, आईसीआई के द्वारा इशू किए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करती। तो आईसीआई के द्वारा अकाउंटिंग इशू किए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कौन फॉलो करता है? तो सर आईसीआई के द्वारा इशू किए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं 4 तरह की एंटिटीज, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एंटिटीज, बाद में लिखाऊंगा। ठीक है, वो लोग फॉलो करते हैं, यानी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज जो है ये फॉलो करते हैं, और कॉर्पोरेट एंटिटीज जो है एमसीए के द्वारा नोटिफाई किया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। तो सर आप मेरे को एक बात बताइए, जो एमसीए के द्वारा इशू किया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, क्या वो आईसीआई का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अलग है? जी नहीं, मैं लिखवाऊंगा बाद में, अलग नहीं है। एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने उनके ऊपर कंपनी, देखो कंपनीज के ऊपर क्या होता है, कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने क्या किया, एक कमिटी बनाई जिसका नाम था नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको हम लोग शॉर्ट में नक्कास ही बोलते हैं। ठीक है, ये 99 में फॉर्म हुई थी ताकि अकाउंटिंग जो है एएस के हिसाब से हो कंपनीज में, उसको नोटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो अब क्या है कि अलग से वो कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए, इससे अच्छा वो हमारा ही फॉलो कर ले, आईसीआई के द्वारा दिया गया। तो आईसीआई के द्वारा दिया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो लेते हैं, उसको देखते हैं, फिर उसको नोटिफाई करते, बोलते हैं हाँ इसको मानना है ऐसा। ठीक है, अब उस नक्कास का नाम जो है नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं, उसका नाम हो गया नाफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। अब समझ आया, वो स्टार्टिंग में जो नाफरा नाफरा कर रहे थे, नाफरा लिखा हुआ था, उसका क्या मतलब है? तो स्टार्टिंग में जो नाफरा लिखा हुआ था, उस नाफरा का मतलब है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो यहां समझ आया? मैं यहां एक लाइन लिख भी देता हूं, कॉर्पोरेट एंटिटीज follow accounting standard AS notified by NAFRA। ठीक है, नाउ अब इतना थोड़ा बहुत लिखवाया, थोड़ा बहुत ऐसा नॉलेज आपको आया। उसके बाद अब जो है हमारा मेन टॉपिक की स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस क्या है, अब उसमें आना पड़ेगा, क्योंकि पहले आपको पता चला कौन स्टैंडर्ड इशू करता है, कैसे इशू होता है,
कैसे क्या क्या होता है वो सब पता चला। उसके बाद फाइनल जो हमारा टच रहेगा इस वाले वीडियो का, वो टच रहेगा कि भाई क्या कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कैसे होता है। वो फाइनल टच हमारा रहेगा इस वीडियो का। देखो, सबसे पहले क्या होता है पता है? सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि भाई किस किस जगह एएस की रिक्वायरमेंट है। मतलब किस जगह एएस रिक्वायर्ड, एएस रिक्वायरमेंट, एएस की रिक्वायरमेंट है। मतलब किस जगह एएस चाहिए हमें। तो हम पहले एरिया आइडेंटिफाई करते हैं, ब्रॉड एरिया। ठीक है, आइडेंटिफाई ब्रॉड एरिया। कौन आइडेंटिफाई करता है? एएसबी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड आइडेंटिफाइज ब्रॉड एरिया। ब्रॉड एरियाज कौन कौन से हैं जहां पर एएस की रिक्वायरमेंट है। अब जैसे ही वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद एएसबी क्या करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एएसबी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट करता है एक स्टडी ग्रुप। और स्टडी ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद वो बोलता है कि एक प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट तैयार करो। प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट प्रिपेयर करो। कौन किसको बोलता है सर? एएसबी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, एक ग्रुप कंस्टिट्यूट करता है, स्टडी ग्रुप, जिसको बोलता है कि आप स्टडी करिए जहां पर एएस रिक्वायरमेंट है, उस पूरे इन्वायरमेंट को, अकाउंटिंग इन्वायरमेंट को, उस तरह के अकाउंटिंग इन्वायरमेंट को स्टडी करिए और फिर एक प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करिए। एक प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करिए। जब प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट रिपोर्ट आप तैयार कर लेंगे, तब वो प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट रिपोर्ट आप हमको दीजिए। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट रिपोर्ट जो होता है ना, एएसबी के पास आता है। नाउ इसके बीच में लिख लो, एएसबी रिसीव्स प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट एंड रिवाइज इट इफ नीडेड। अब वो प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट आता है एएसबी के पास, तो एएसबी क्या करता है, उस ड्राफ्ट को रिवाइज करता है। रिवाइज मतलब ठीक करता है। अगर जरूरत है तो ठीक करता है, जरूरत नहीं है तो उसी तरह वो ड्राफ्ट क्या करता है, आगे भेज देगा। और अब आगे कहाँ जाएगा? तो पहला वाला जो स्टेप रहा वो ये रहा, दूसरा वाला जो स्टेप रहा वो ये रहा, तीसरा वाला जो स्टेप रहा वो ये रहा, चौथा स्टेप मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब वो ड्राफ्ट जो है ना, रिवीजन, आफ्टर रिवीजन ऑफ एएसबी, ये ड्राफ्ट कहां जाएगा? सर्कुलेट होगा। अब ये ड्राफ्ट सर्कुलेट कहां कहां होगा? ये ड्राफ्ट सर्कुलेट होगा काउंसिल में, सेबी को जाएगा, बेसिकली स्टेक होल्डर को जाता है, स्टेक होल्डर को, जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं। स्टेक होल्डर तो पूरी कंट्री इंटरेस्टेड पार्टी है, अगर जो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं सबको, सब इंटरेस्टेड पार्टी है। आरबीआई को, सीबीडीटी को जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को जाता है, एमसीए को जाता है, इन सब को जाता है। ठीक है, इन सब के पास ये जाता है। काउंसिल मेंबर ऑफ आईसीआई, सेबी, आरबीआई, सीबीडीटी और आईसीएसआई, आईसीएमएआई, इन सब को जाता है। सबको, सबके पास जब ये पहुंचता है तो सब क्या करते हैं, अपने अपने व्यूज इस पर देते हैं, व्यूज देते हैं। और व्यूज देने के बाद, अब सभी के व्यूज को कंसीडर करने के बाद
फाइनलाइजेशन होता है एक्सपोजर ड्राफ्ट का, जिसको हम लोग एक्सपोजर ड्राफ्ट बोलते हैं। तो व्यूज देने के बाद जो होता है ईडी बनती है, एक्सपोजर ड्राफ्ट बनता है। अब उस एक्सपोजर ड्राफ्ट पे हम पब्लिक में छोड़ देते हैं कमेंट के लिए, हम पब्लिक में छोड़ देते हैं कमेंट के लिए। पब्लिक कमेंट के लिए हम उसको पब्लिक में छोड़ देते हैं, पब्लिक कमेंट के लिए हम उसको पब्लिक में छोड़ देंगे। पब्लिक में छोड़ दिया, पब्लिक का जो कमेंट आया उसको कंसीडर करने के बाद, आफ्टर कंसीडरिंग पब्लिक कमेंट, आफ्टर कंसीडरिंग पब्लिक comments on exposure draft on ED, we do modification of the draft, and after that modification AS issue कर दिए जाते हैं, issue of AS हो जाता है। और ये फिर AS issue हो जाता है। और ये जो AS issue होता है ICI करती है किसके लिए सर? नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए, एंटिटीज। और MCA में जो NFRA बना हुआ नाफरा, वो इशू करती है कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए, कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए, ठीक है, कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए। तो ये रहा आपका कंप्लीट, ये रहा आपका कंप्लीट, एक सेकंड का सिस्टम थोड़ा सा लैग कर रहा है। ये रहा आपका कंप्लीट, ये रहा आपका कंप्लीट प्रोसेस कि भाई स्टैंडर्ड कैसे इशू होते हैं, कैसे इशू तो एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले ASB क्या करता है? ब्रॉड एरिया आइडेंटिफाई करेगा कि भाई ब्रॉड एरिया कहाँ है, कहाँ कहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट है। उसके बाद वो एक स्टडी ग्रुप कंस्टिट्यूट करेगा, जो स्टडी ग्रुप एक ड्राफ्ट तैयार करेगी जिसको बोलेंगे प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट। अब ये प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट जो है ये क्या होगा, बनेगा, बनने के बाद में ASB के पास आएगा। ASB क्या करेगी? इसको रिसीव करेगी, रिसीव करने के बाद उसको रिवाइज करेगी, चेक करेगी सही है कि नहीं है, अपने हिसाब से और कुछ उसको डालना होगा डालेगी। उसके बाद से फिर वो क्या करेगी, रिवीजन किया हुआ जो PD रहेगा, प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट, उसको भेजेगी सर्कुलेशन के लिए, ठीक है। सबके पास जाएगा, किसके पास जाएगा? बेसिकली स्टेक होल्डर, काउंसिल मेंबर ऑफ ICI, MCA, SEBI, RBI, CBDT, ICMI, ICSI, सबको भेजेगा, ठीक है। इनके व्यूज आएंगे, इनके साथ मीटिंग बैठेगी, व्यूज आएंगे, इनके मीटिंग बैठेगी, व्यूज आएंगे इनके, उस व्यूज को कंसीडर किया जाएगा, फिर फाइनलाइजेशन किया जाएगा, और फाइनलाइजेशन के टाइम पर उसको बोलेंगे एक्सपोजर ड्राफ्ट। अब ये एक्सपोजर ड्राफ्ट पब्लिक कमेंट के लिए छोड़ दिए जाएंगे। कैसे? अभी नया सिलेबस आ रहा है तो पब्लिक कमेंट के लिए छोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद उस पब्लिक कमेंट को रिसीव करने के बाद उसको मॉडिफाई किया जाएगा, इफ रिक्वायर्ड, नहीं रिक्वायर्ड है तो मॉडिफाई नहीं किया जाएगा, और करने के बाद AS इशू हो जाएगा। और ICI जो AS इशू करेगा वो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी पे एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। और जो कॉर्पोरेट एंटिटी के AS होंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो अथॉरिटी है NFRA, नाफरा, वो उसको इशू करेगी। बेसिकली नाफरा कोई AS वगैरह इशू नहीं करती है, नाफरा क्या करती है, ICI के ही इशू किए गए AS को नोटिफाई करके बोलती है भाई लो 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 सबको यूज करो जाओ, ऐसा। अभी तक जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू हो चुके हैं वो कितने हैं? देखो, 1 से लेकर के 32 तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू हुए थे। बाद में 30, 31, 32 को विड्रॉ करके, चेंज करके इंड AS में कन्वर्ट कर दिया गया, और AS नंबर 6 और 8 को विड्रॉ कर लिया गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे AS हैं, तो ये आपको सीट मिल जाएगी यहां तक, ये सारे के सारे AS है इसमें, ठीक है। तो ये रहा इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पार्ट नंबर 1। इसमें आपने पढ़ा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। अब दूसरे जो पार्ट है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, उसमें पढ़ेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कि किस किस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा, किस किस पर नहीं एप्लीकेबल होगा। तो चलो तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखो, और दूसरे पार्ट का वेट करो। दूसरा पार्ट जब आएगा उसमें आप इसको चेक करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। दूसरे पार्ट में बहुत सारा कुछ हम लोग लिखेंगे, तो आप अपने अंदर वो भावना जगा के रखें
अपने अंदर वो सब कुछ इकट्ठा करके रखें और इस चैनल को सपोर्ट करें, इस चैनल को आगे बढ़ाएं, आप सबसे गुजारिश है। चलें, आज के लिए बस इतना है, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, अगले पार्ट में।